पॉलिटेक्निक प्रेस परीक्षा 2018 का आज जो है हम लोग पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। उसको मतलब उसको ध्यान से देखिए, समझिए और जो जरूरी नोट्स है उसको बनाइए। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। यदि a बराबर मझला कोष्टक 1, 3, 9, 10, 21 मझला कोष्टक बंद, b बराबर 4, 6, 8, 10 और c बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो a इंटरसेक्शन कोष्टक में b इंटरसेक्शन c का मान होगा। तो पहला का हल देखिए। पहले मैथ का हम कर रहे हैं, गणित ना, मैथ गणित। a बराबर है 1, 3, 9, 10, 21। b बराबर है 4, 6, 8, 10। c बराबर है 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, इसमें a इंटरसेक्शन b हमें निकालना है। a इंटरसेक्शन b, सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालते हैं। हमें ध्यान दीजिए, निकालना है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालते हैं। b प्रतिच्छेद c, तो b प्रतिच्छेद c में क्या करना है, इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है जो दोनों में मिले, जो दोनों मिले उसको लिखते हैं। पहले हमें क्या ध्यान देना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो अवयव दोनों में मिले। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है, बी और सी में 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 10, ये हो गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है उसको देखेंगे हम। ए और बी इंटरसेक्शन सी मिल रही, क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हाँ सिर्फ 10 मिल रहा है, 10 लिखेंगे। इसका आंसर होगा 10। ऑप्शन जो है बी सही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, log बेस 10 BC अपान ए स्क्वायर प्लस log बेस 10 AC अपान बी स्क्वायर प्लस log बेस 10 AB अपान सी स्क्वायर का मान है। तो देखिए, log बेस 10 BC अपान ए स्क्वायर प्लस log बेस 10 CA अपान बी स्क्वायर प्लस log बेस 10 AB अपान सी स्क्वायर। एक प्रश्न है, ध्यान से देखिए, इसको कैसे हल करेंगे, बहुत सरल है, ध्यान से देखेंगे सब कुछ हो जाएगा। एक सूत्र होता है log m प्लस log n प्लस log p और प्लस करके हो, उसका होता है log m n p और आगे रहेगा q, रहेगा q मतलब 4 रहेगा, प्लस में रहेगा तो बुरा हो जाता है, प्लस में रहेगा तो क्या होता है, बुरा, और माइनस में रहता है भाग। देखो हम लिख दे रहे हैं, log mn बराबर है log m बटा n। और दो बात और ध्यान देना, यहाँ जब कुछ नहीं लगा है तो वहाँ 10 माना जाता है, यहाँ बेस कुछ नहीं है ना, 10। जैसे x है इसके पहले 1 माना जाता है, घात लिए। ऐसे log में यहाँ कुछ नहीं, बेस कितना माना जाता है, 10। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ कुछ नहीं तो log 10 log 10। log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटा n। ये वाला सूत्र एकदम याद रखिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, log 10 BC अपान ए स्क्वायर CA अपान बी स्क्वायर और AB अपान सी स्क्वायर किस नियम से किए हैं, किस सूत्र से किए हम लोग, log m प्लस log n प्लस log p, log m n p। अब इसका गुणा कर दीजिए, log 10 हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, गुणा करेंगे हो जाएगा ऊपर नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक का कितना गए, log 10 1 बड़ा 0। log 1 का मान 0 होता है चाहे बेस कुछ भी हो,
यहाँ पे बेस 10 रहे चाहे न रहे, log 1 का मान क्या होता है 0। तो हम लोग यहाँ 3 सूत्र सीख गए। log 1 बराबर 0, log 10 1 बराबर 0, मतलब बेस चाहे कुछ भी हो, अगर log 1 है तो उसका उत्तर क्या होगा 0। तो 3 सूत्र हम बताए हैं, 1 2 3। और होता है जब log वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें और है। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 62 है, तो पहली और छठी संख्या के योगफल के दुगने का चौथाई भाग है। तो ध्यान से देखिए, 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है, तो पहली और छठी संख्या के योगफल के दुगने का चौथाई भाग है। हाँ, तो देखिए सम संख्या 2 को छोड़कर आता है, 7 क्रमिक कहा है तो औसत दिया है, औसत बराबर है तो x पहले को मानते हैं, माना पहली सम संख्या x, पहली सम संख्या कितना माने है x, आगे वाला कितना होगा x + 2, फिर आगे वाला कितना होगा x + 4, फिर आगे वाला x + 6, फिर आगे वाला x + 8, फिर x + 10, फिर x + 12, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे क्या लिखेंगे 7। यहाँ 62 दिया हुआ है, जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7, यह हो गया 7x प्लस 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 30 30 10 40 42 बटे 7, 7 कामन काट दो, कितना होता है x + 6, तो 62 बना x + 6, 62 6 बराबर x, और 12 56, कितना आया है 56, x बराबर 56 हो गया। ठीक, तो पहला और छठा, पहले और छठे के योग, पहले और छठे के योगफल के दुगने का चौथाई। अब पहला प्लस छठा, पहला प्लस छठा माने पहले और छठे के योगफल का, योगफल के दुगने का चौथाई। ध्यान दीजिए, पहले और छठे पद के योगफल का दुगना का चौथाई, तो पहले और छठे के योगफल के दुगने का चौथाई। तो पहला है x, छठा कितना है x + 10 ना, अगुड़े 2 अगुड़े 1/4, इसको सरल करो, ये हो जाएगा x के स्थान 56, 56 + 56 + 10 अगुड़े 2 गुड़े 1/4, 112 और 122 ना, कितना हो गया 122 गुड़े 2 गुड़े 1/4, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, अधिक कम 61, कितना होगा 61। इसका ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन डी। यदि आंकड़ों 59 65 65 x + 2 72 85 एवं 94 की माध्यिका 69 हो तो x का मान, माध्यिका पूछा है तो ये थोड़ा सा मतलब ये इसको जो है आरोही क्रम में लिखा गया है, x का मान पूछा है, ध्यान से देखिए 59 हल 59 62 65 x + 2 72 85 94, 72 85 94 की माध्यिका 69 है, कितना है 69 है, x का मान 59 62 65 x + 2 72 85 94। माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका दिया है 69। तो चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है, तो 8 पद रहेगा तो माध्यिका कैसे निकलता है, 3 को इधर छोड़ दीजिए, 3 थे उधर, अगर सम है यानी बराबर 8, ये सम है तो सम का बहुत अच्छा सूत्र होता है, बीच में 2 पद बचाना है, बीच में कैसे बचाना है, अगर विषम रहेगा तो जो बीच में रहेगा वही हो जाता है माध्यिका। ठीक है,
और सबसे पहले आरोही क्रम में है, किस क्रम में है? आरोही क्रम में, प्रश्न में दिया रहेगा आरोही या अवरोही में। ठीक, तो n बराबर 8 सम है, तो सम के लिए क्या होता है? बीच का 2 पद बचाना है, बीच का 2 पद बचा लिए, तो उसके लिए क्या होता है? माध्यिका बराबर x प्लस 2 बटे 2, यहाँ 69 लिख दो। और दूसरा भी सूत्र होता है, लेकिन ऐसे ही काम हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा, 69 बराबर 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 1 अपान 2 से कट गया, 69 बराबर x प्लस 1 68 हो जाएगा। माध्यिका कितना होगा? 68। तो चौथा का ऑप्शन सही है पहला ए। अब प्रश्न देखिए, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल विकल्प से बहुत अच्छा लग जाएगा, फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ। राम की आयु x, राम की आयु मानेंगे x और श्याम की मानेंगे आयु y। ठीक है, राम की x मानेंगे, श्याम क्या मानेंगे? y। उसके बाद बोला है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले राम की आयु बराबर श्याम की आयु गुणे 3। 5 वर्ष पहले राम की आयु बराबर श्याम की आयु गुणे 3। तो 5 वर्ष पहले राम का हो जाएगा x माइनस 5, श्याम हो जाएगा y माइनस 5 गुणे 3। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, यह देते हैं x माइनस 3y बराबर, ये वाला उस साइड चला जाएगा, हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। ठीक, अब 10 वर्ष बाद, अगला शर्त कहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद राम की आयु बराबर श्याम की आयु गुणे 2। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? x है इस समय, 10 साल बाद क्या होगा? x प्लस 10, x प्लस 10 अब बराबर y प्लस y का भी बढ़ेगा, इसका भी 10 साल बाद हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। क्या है? x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 निकला 10। ये समीकरण नंबर क्या आ गया? तो अब देखो, परीक्षा में इन दोनों समीकरण को हल नहीं करना है, बस जो विकल्प है इसमें भी रखो, इसमें भी रखो, जो दोनों को संतुष्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा ना। परीक्षा में क्या करना है? समीकरण आप बनाने के बाद विकल्प को इसमें भी रखिए, इसमें भी रखिए, जो दोनों विकल्प को संतुष्ट कर दे वही आंसर हो गया। चाहे कोई भी समीकरण बने ऐसे चेक करोगे, लेकिन हम यहाँ हल कर दे रहे हैं, ध्यान देखिए। x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10, धन एक कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 20 और y बराबर हो जाएगा 20। कितना हो गया? 20। y का मान समीकरण 1 से या 1 से या 2 से कोई भी, x माइनस 3y बराबर 10 हो जाएगा, x माइनस 3y के स्थान पे 20 बराबर 10, x बराबर हो जाएगा 10 धन 60, x बराबर कितना आ गया? 50। देखिए यही आंसर है। वर्तमान राम की आयु x बराबर 50 वर्ष और श्याम की 20। विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए सही है। छठा प्रश्न, साइन 75 माइनस साइन 15 बटे कास 75 प्लस कास 15 का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत सरल है, ध्यान देखिए। साइन 75 और साइन 75 माइनस साइन 15, नीचे क्या है? कास 75 माइनस कास 15। ऐसे सवाल हम लोग क्या करते हैं? इसको tan में बनाते हैं। सबसे पहले कैसे बनाते? देखो, 2 तरीका है। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाओ, कास सी माइनस कास डी का लगाओ। बैठ जाते, क्या खड़ा है?
इसमें साइन सी माइनस साइन डी की सूत्र लगे, इसमें कास सी माइनस कास डी का। इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं और एक तरीका है, हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और एक तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए अच्छा साइन सी माइनस साइन डी का ही लगाते हैं। एक तरीके से इसको कर सकते 45 प्लस 30 करके कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस नहीं साइन सी माइनस डी बाई 2, और होता है कास सी माइनस कास डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। और नीचे शायद प्लस है, नीचे प्लस है तो ये हो जाएगा कास सी प्लस कास डी का सूत्र होगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। ठीक, ये फार्मूला होता है, पहले ऊपर ही लगेगा नीचे ही लगेगा, हो जाएगा 2 कास 75 प्लस 15 बाई 2 साइन 75 माइनस 15 बाई, नीचे कितना हो जाएगा 2 कास 75 प्लस 15 बाई 2 फिर कास 75 माइनस 15 बाई 2। ये तो देखो 2 से कट गया, ये पूरा कट गया, और साइन बटे कास ये कोण भी बराबर है ना, क्या जगह tan और 75 से 15 निकलेगा 60, कोण बराबर है 60 में 2 को भाग देंगे 30, tan 30 माने बटा कड़ी में 3। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही है। एक लंबवृत्ताकार शंकु ए का आयतन लंबवृत्ताकार शंकु बी के आयतन का 3 गुना है, और शंकु बी की ऊंचाई ए की अपेक्षा 3 गुनी है, और ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से अनुपात है। तो देखो दिया है 7वां में शंकु ए का आयतन, शंकु ए का आयतन, आयतन क्या दिया है, शंकु बी के आयतन का 3 गुना मतलब गुणे 3 शंकु ए का आयतन है बटे 3 पाई आर ए स्क्वायर एच ए में सब ए लगा दिए, बी का आयतन होगा बटे 3 पाई आर बी स्क्वायर एच बी गुणे 3। अब देखो 1/3 से कट गया, पाई से कट गया, क्या बचा आर ए स्क्वायर गुणे एच ए बराबर एच आर बी गुणे 3। प्रश्न में एक बात और बोला है, जो बी की ऊंचाई है ए की ऊंचाई की 3 गुनी है, तो बी की ऊंचाई मतलब एच बी बराबर दिया है 3 एच ए, एच बी के स्थान पे लिखेंगे हम लोग आर ए स्क्वायर एच बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, आर बी पहले लिख लेते हैं, एच बी के स्थान पे लिखेंगे 3 एच ए गुणे 3, और एच से कट गया तो आर ए स्क्वायर बराबर 9 आर बी स्क्वायर, तो आर ए बराबर हो जाएगा 3 आर बी। तो शंकु ए की त्रिज्या, शंकु ए के आधार की त्रिज्या बी के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। ए की त्रिज्या का भी त्रिज्या से अनुपात, चल इसमें अनुपात पूछा है, इसको नीचे हम लोग कर देंगे आर ए बटे आर बी बराबर 3/1 बराबर 3 संबंधी 1। ऑप्शन जो है सही है इसमें ए, ऑप्शन ए सही है। 8वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए, ये 2 संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए दिया है a प्लस बी दिया है 25 और गुणनफल दिया है ए बी बराबर 144, a माइनस बी पूछा है। ये तो मौखिक भी हो सकता है, 16 9 25 और 16 9 144 और 16 से 9 निकला 7। ठीक है, कैसे हुआ, दोनों का जोड़ मतलब a प्लस बी बराबर 25 दिया है और गुणनफल a गुणे बी बराबर 144, तो हम 2 को गिनती अपने मन से ले लेते हैं,
16 ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? 16। वैसे 16 प्रसिद्ध है। 16 25 और 16 ऐसे 44, 16 निकला 7। ये आंसर हो गया। अगर इस तरीके से आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगाइए सूत्र से, a माइनस बी बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 144, तो 625 माइनस, ये सूत्र होता है 4 4 16 4 4 16 17 4 1 4 5, कितना है भैया 49, 49 का वर्गमूल 7। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन सही है आपका बी। उस त्रिभुज एबीसी की भुजा AB का समीकरण ज्ञात करो जिससे जिनके कोणीय बिंदु के निर्देशांक 0,1 2,0 एवं -1, -2 है। तो देखिए ध्यान से, भुजा एबीसी का समीकरण पूछा है, भुजा AB का समीकरण। इसमें क्या करना है, ए का निर्देशांक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ए का निर्देशांक है 0,1, 0,1, और बी का है 2,0। ए बी का समीकरण ही निकालना है। और यहाँ सी है, सी का भी दिया है निर्देशांक। सी का क्या निर्देशांक दिया है, -1 -2। इससे नहीं मतलब है, मैं ए बी का समीकरण पूछा है ना, तो ए बी के बारे में बात करेंगे। तो ए बी की प्रवणता निकालेंगे। ए बी की प्रवणता का हिंदी अर्थ होता है ढलान। क्या होता है? हाँ, जैसे कहीं ऊंचाई पे जा रहे हैं, जो कोण बनता है उसका tan थीटा। जैसे कोण 30 अंश बना तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश ना, बराबर बटे करीब 3। ढलान, प्रवणता मान क्या होता है? ढलान। तो एबी की प्रवणता, जो रेखा एबी है वह x अक्ष से कितना झुकाव पर है, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये प्रवणता का सूत्र होता है x1 y1 x2 y2। मान रखो 0 -1 और 2 -0, 1/2। ये प्रवणता हो गया AB का समीकरण। y ऋण y1 बड़ा m कोष्टक में x माइनस x1, y ऋण y1 के स्थान पे 1, m के स्थान पे 1/2, x माइनस x1 के स्थान पे 0। क्या हो गया यार, y ऋण 1 बराबर ऋण x बटे 2, इसी गुणा कर दिया 2y ऋण 2 बराबर ऋण x, यार विद्या x धन 2y बराबर 0। ठीक, क्या आंसर? यह किसका आंसर है? सरल रेखा एबी का। फिर से समझ लो, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए उसका हमें प्रवणता की दो बात, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो बातों की जरूरत होती है, एक प्रवणता और दूसरा बिंदु। तो प्रवणता यहाँ से ज्ञात कर लिए, बिंदु हमारे पास अवेलेबल है ना। तो सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस x1। यम क्या होता है? प्रवणता। यम क्या होता है? प्रवणता। y ऐसे ही माइनस y1 के स्थान पे 1 बराबर m के स्थान ऋण 1/2 कोष्टक x, ऐसे ही ऋण x1 के स्थान पे 0। इसको सरल करेंगे तो 2y ऋण 2। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ऋण x, इसको इधर करें हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन है x + 2y बराबर 2। ऑप्शन सी सही है। 240 विद्यार्थियों के समूह में से 200 इतिहास लेते हैं तथा 90 भूगोल लेते हैं, और 20 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं लेते हैं। ठीक, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं? तो ध्यान से देखिए, इसका ये पहले 10वां प्रश्न है। इसमें क्या बोल रहा है? कह रहा है 240 विद्यार्थी हैं, और उसमें से जो है 200 इतिहास ले रहे हैं और 90 भूगोल। तो ध्यान देखिए, जब ऐसा सवाल आए, ऐसे मतलब ऐसा सवाल आए जिसमें कि इतने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं या इतने विद्यार्थी दोनों नहीं लेते हैं, ऐसे ही डायग्राम बनाना है, चाहे जो भी सवाल हो इस प्रकार का।
और बनता है। जैसे 50 लोग हॉकी खेलते हैं, 60 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 20 लोग दोनों खेलते हैं। 20 लोग क्या करते हैं? दोनों खेलते हैं। तो उस तरीके का भी प्रश्न है, इसी प्रकार का बनता है। क्या हिस्ट्री को या भूगोल को हम लोग जियोग्राफी जी से कर रहे हैं। तो 200 टोटल है और ये कितना है? कुल 240 है और इतिहास वाले 200 हैं और 90 जो कौन है? भूगोल है। इसको हम लोग x मान लेते हैं। माना दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी, दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी x, तो पूरा 200 है कि कितना हो जाएगा? 200 माइनस x, केवल इतिहास। देखो ध्यान से, ये वाला भाग दोनों वाला है, एक क्या है? केवल इतिहास है। ये वाला भाग क्या है? केवल भूगोल। भूगोल पूरा है यहाँ से यहाँ तक। भूगोल, ये भूगोल वाला पार्ट पूरा है और ये पूरा इतिहास वाला है। लेकिन जब केवल इतिहास करेंगे तो जो दोनों है उसको उसमें से कट कर देंगे। समझ आया? जैसे पूरा भूगोल कितना है? 90। कितना है? 90। तो केवल भूगोल करेंगे तो 90 माइनस x। केवल भूगोल कितना होगा? 90 माइनस x। फिर से समझ लो, ये इतिहास वाला भाग पूरा है, ये भूगोल वाला भाग पूरा है, ये क्या है? दोनों वाला है ना। केवल इतिहास कहेगा तो इतिहास में से ये वाला भाग काट देंगे। केवल इतिहास का चित्र ये वाला है, ये सब पूरा। केवल भूगोल का चित्र ये है, पूरा 90 है, 90 में से x निकाल दो, 90 माइनस x। अब देखो कह रहा है कि 20 विद्यार्थी दोनों विषय नहीं लेते हैं। हम क्या करेंगे? दोनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी, दोनों विषय न लेने वाले विद्यार्थी। मतलब कि 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई विषय नहीं लेते हैं, कोई विषय न लेने वाले, कोई विषय न लेने वाले विद्यार्थी। क्या होगा? 240 में से माइनस करना है 20 माइनस x, 200 माइनस x प्लस x प्लस 90 माइनस x। माने पूरा लेने वाले में से 240 में से घटा देंगे, ये कट गया। आप दिया है 20, 290 हो जाएगा -x। 20 बराबर 240 माइनस 290 प्लस x। इसको इस साइड वैल्यू 20 बराबर 50, इसको इधर करो 70 होगा। 20 प्लस 50 बराबर x बराबर 70। तो प्रश्न पूछ रहा है तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं? तो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी x है, x बराबर 70। x बराबर कितना आएगा? 70। ये ऑप्शन सही है इसमें ए। जो भी तो नीति लगा। हाँ देखिए, ₹150 प्रति किग्रा और ₹200 प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। देखिए इसका बहुत अच्छा सा ट्रिक है। इसके लिए हम लोग ऐसे गुड़ा का निशान बनाते हैं। गुड़ा का निशान बनाएंगे और बीच में गोला वृत्त बनाएंगे। बहुत अच्छा ट्रिक से इसको ध्यान से लो। ये 150 रुपया प्रति किलो है, 150 रुपया प्रति किग्रा। ठीक, ये सब कितना है? ये कितना है? 200 रुपया प्रति किग्रा। ठीक, इसको भी हम लोग साथ में लिख सकते हैं ऐसे। इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ जो आ रहा है 165 रुपये प्रति किग्रा आना चाहिए ना, 165 रुपये प्रति किग्रा। तो पूछ रहा है किस अनुपात में मिला है। ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया ट्रिक से इसको अच्छे से देखो। यहाँ पे जो लिखेंगे इसको घटा के लिखेंगे। 200 में से 165 घटाइए 35 आएगा, और इसको इसमें से घटाइए
165 फिर 150 कितना हो जाएगा ये 15। तो अनुपात जब पूछेगा ना किस अनुपात में मिलाना है तो 35/15 कर दो, तो 7 और 3 तो 7/3 यानी 7/3। ये बहुत अच्छा सवाल है, इस प्रकार मतलब अच्छा ट्रिक्स है इस प्रकार का सवाल लगाने का। 150 रुपया प्रति किलो चाय है, 200 रुपया प्रति किलो चाय है, दोनों को मिक्स कर देना है। मिश्रण इस प्रकार करेंगे हमारा 165 रुपया प्रति किलो वाला बन जाए चाय। तो क्या करना है 165 है तो इसको गुणा का निशान लगाएंगे, 200 में इसको घटा कर यहाँ लिखेंगे, 150 इसमें घटा के यहाँ लिखेंगे और दोनों का अनुपात निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। देखो आप ये विकल्प है, विकल्प ए। एक फैक्ट्री में 80% पुरुष कर्मचारी हैं जिनमें से 20% मैट्रिक व शेष ग्रेजुएट हैं। यदि महिला कर्मचारी 25% मैट्रिक व शेष ग्रेजुएट तथा महिला कर्मचारियों की संख्या 600 हो तो फैक्ट्री में कुल कितने ग्रेजुएट हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, इसमें महिला कितना है, पुरुष कितने हैं 80%, 80% पुरुष और 20% तो कितना होंगे महिला, 20% कितना हो जाएंगे महिला, और 20% का मान दिया है 600, 20% महिला और 600 महिला, 20% भी महिला है और 600 महिला है। इसका मतलब कि 20% के बराबर कितना हो गया 600, 20/100 भाग बराबर 600, तो पूरा भाग बराबर हो जाएगा हमारा 600/100/20, 3000। माने फैक्ट्री में कुल कितने कार्य करता है 3000। तो पुरुष कितने होंगे, ध्यान देखिए, पुरुष कितने होंगे, 3000 में से 600 निकाल देंगे, कितना आएगा 24। ये तो हो गया पुरुष, पुरुष कितने होंगे 2400, ठीक। और महिला, महिला कितना आ गया 600। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, पुरुष में ग्रेजुएट कितना है, पुरुष में ग्रेजुएट निकालिए, ग्रेजुएट पुरुष में जो ग्रेजुएट है कितने हैं, ध्यान से देखिए प्रश्न, 20% मैट्रिक है, शेष ग्रेजुएट है, तो इसका मतलब 80% ग्रेजुएट है। पुरुष में ग्रेजुएट कितना है 80%, कैसे जानेंगे, 20% मैट्रिक और शेष ग्रेजुएट, 20% मैट्रिक 80% ग्रेजुएट, 2400 का 80%, 24 × 192। अब महिला में कितने ग्रेजुएट हैं, महिला में कह रहा है 25% मैट्रिक शेष ग्रेजुएट, इसका 75% ग्रेजुएट, 600 × 75/100, 35, 45, 450, सबको जोड़ दीजिए, कुल ग्रेजुएट टोटल हो जाएंगे 1920 + 450, 2370। पूरा ग्रेजुएट कितना आ जाएगा 2370। ऑप्शन इसमें जो है सी सही है। एक कार सवार पहले 100 किमी की दूरी 50 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा अगले 120 किमी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब तक की 220 किमी की यात्रा जो औसत चाल है उससे 242 किमी की दूरी तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए सवाल कर रहा है पहले 100 किमी की दूरी, 100 किमी है, यहाँ चाल कितना है 50 किमी प्रति घंटा, यहाँ से समय कितना निकल जाएगा
समय बराबर दूरी बटे चाल 2 घंटा। ध्यान सुनिए, दूरी 100 है, चाल 50 की प्रति घंटा है, तो 100 में समय बराबर आता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल 100 में 50 भागे 2 घंटा। अच्छा, आगे का 120 किमी है, यहाँ चाल कितना है 40 किमी प्रति घंटा है, तो यहाँ समय कितना लगेगा 3 घंटा। समय हम क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, समय इसलिए निकाल रहे हैं, औसत चाल के सूत्र में कुल दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, इसीलिए हम समय निकाले हैं। तो कुल दूरी हो जाएगा 100 प्लस 120 बटे 2 प्लस 3, 220 बटे 5 हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44 किमी प्रति घंटा। अब कह रहा है इसी औसत चाल से उसको जो है 242 किमी की दूरी जाना है। इस औसत चाल से कितना जाना है, 242 किमी जाना है, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, कितना जाना है 242 किमी। तो काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 से 44, 22 बटे 4, 11 बटे 2, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा लगेगा। इसका ऑप्शन है सी। 14 नंबर का प्रश्न है, एक घड़ी को अंकित मूल्य से 32 रुपया छूट देकर बेचने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य रुपया 320 हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा। हाँ देखिए, माना अंकित मूल्य जो है होगा हमारा x ना, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य जो कर रहा है x में से 32 रुपया छूट देकर बेच रहा है, अंकित मूल्य से 32 रुपया छूट देकर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत लाभ उसका कितना है 15% है, क्या शायद प्रतिशत लाभ है 15%। यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100, ये सूत्र होता है 100 धन प्रतिशत लाभ। विक्रय मूल्य हमारा है x माइनस 32 गुणे 100 प्लस 15, ठीक हो जाएगा x माइनस 32 बटे 115 गुणे 100। इसको काट दीजिए, 5 भी सही है, 5 भी सही है, हो जाएगा 20x माइनस 32 गुना 64, 640 अपान 23, ये क्या आएगा क्रय मूल्य, ठीक 20 है, कितना है 320। इसी गुणा करके हम लोग जो x का मान निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य 320 है, x का मान निकालिए 20x माइनस 640 बराबर 23 में 0, 3 46, 3 69 और 4 73, 20x बराबर हो जाएगा 73, 60 प्लस 640, 20x बराबर हो जाएगा 7400, x बराबर हो जाएगा कट गया 370, मतलब अंकित मूल्य कितना है 370। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ कितना होगा 370 में बेच रहा है, इस बार सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है 370 में बेच रहा है, खरीदा कितने का है 320 का, तो लाभ कितना होगा 50 बटा 320 गुणे 100, इससे कट गया 8 4 32 और 4 25 सही है, 125 में 8 का भाग देते हैं हम लोग, 8 कम 8 4 अपने 40, 5/8, 15 सही 5/8%, 15 सही 5/8% है इसमें। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो जोड़ था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 8000 होगा और 8000 में इसका भाग देंगे 400 आएगा, 400 में बेचेगा 320 में खरीदा है, यहाँ हो जाएगा 80, लाभ 80 हो जाएगा
गुणे 100। भाई 400 में खरीद, 400 में यहाँ बेच रहा है, अब अंकित मूल्य को बेचना है। 320 में खरीदा है तो लाभ कितना होगा? 400 में से 320 घटा दीजिए, 80 रुपया। तो 80 बटे 320 गुणे 100, 8 चौक, यहाँ 4 होगा, 4 में 100 में भाग देंगे 25% लाभ होगा। ठीक, इसको एक तरीके से और दूसरे प्रकार से भी लगाया जा सकता है। ऑप्शन इसमें डी सही है। एक त्रिभुज के शीर्ष 4,6, 2,-2 एवं 0,2 है इसके केंद्रक। देखिए बहुत बढ़िया है, त्रिभुज है, इसका 4,6 शीर्ष है और कितना है 2,-2 और 0,2 है। ठीक है, इसका केंद्रक पूछा है। केंद्रक मतलब बीच के। केंद्रक का होता है सूत्र x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये सूत्र होता है, बहुत बढ़िया सूत्र है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को भी कर सकते हैं। क्या होगा? 4 धन 6, x1 4 धन x2 2 धन x3 कितना है 0 बटे 3 y1 कितना है 6 धन y2 कितना है ऋण 2 धन y3 कितना है 2 बटे 3। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो कट गया 2 कितना आएगा 2,2। ऑप्शन इसमें सही है सी। बिंदु 1,2 x का -1 और 4,5 संरेखी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। संरेख के लिए बहुत ढेर सारा नियम होता है, आप चाहे जिस नियम का प्रयोग करके लगा दें। यहाँ मैं प्रवणता का प्रयोग करके लगा रहा हूँ। ठीक है, संरेख है तो क्या होगा 1,2 x का -1 और 4,5 संरेख है तो पहला हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा 0 करके लगा सकते हैं। दूसरा लगाना प्रवणता बराबर करके m1 बराबर m2 करके लगा दें। ठीक है, तो हम लोग m1 बराबर m2 करके लगाएंगे। तो ध्यान देखिए m1 बराबर m2 करेंगे क्या आ जाएगा ABC। AB की प्रवणता निकालेंगे तो क्या होगा AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता। कैसे होगा? AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता। AB की प्रवणता क्या होगा y2 - y1 -1 -2 बटे x2 - x1 x -1। प्रवणता सूत्र होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। और BC प्रवणता क्या हो जाएगा 5 - 1 -1 नीचे x2 - x1 4 - x 3 बटे x -1 और 6 बटे 4 - x। तीसरी का कर दो 12 धन 3x बराबर 6x - 6। अब क्या होगा 12 धन 6 बराबर 6x 3x। यहाँ 6 हो जाएगा और 3x तो x बराबर 2। x का मान 2 होगा। x का मान 2 होगा। ऑप्शन जो है इसमें डी सही है। नंबर का एक प्रश्न हो गया, ऑप्शन डी सही है। 17 नंबर का प्रश्न है एक त्रिभुज के एक कोण 3π/10, दूसरा कोण 66 अंश, तो तीसरा कोण पूछा है। तो ध्यान देखिए तीसरा कोण बराबर होता है 180 माइनस पहला कोण प्लस दूसरा कोण। त्रिभुज के लिए क्या होता है त्रिभुज के में तीनों कोणों का 180 होता है। तीसरा कोण पूछा है क्या होगा 180 माइनस पहला कोण प्लस दूसरा कोण। पहला कोण है 3π/10 रेडियन में है। रेडियन में हम इसको भी रेडियन में कर लेते हैं, सबको रेडियन में करेंगे तो 3π/10 कितना है 3π/10 है। और दूसरा है 66 अंश है। 66 अंश का मतलब होता है इसको भी रेडियन में करिए π/180 से पूरा कर देंगे हो जाएगा 11 और 36 18 11 π/30
11 पाई बटा 30। सरल करो, पाई माइनस इसका लस लेंगे 30, यहाँ 9 पाई धन 11 पाई, 10 3 3 का 9 हो जाएगा 20 पाई। पाई माइनस 20 पाई बटा 30, एक खत्म, 3 एकम 3 2 पाई बटा 3। तो तीसरा गुण होगा 2 पाई बटा 3, नहीं पाई बटा 3, 3 एकम 3 में से 2 निकला 1 पाई, पाई बटा 3 होगा। तीसरा गुण कितना होगा? पाई बटा 3। ऑप्शन इसमें डी सही है। के किस मान के लिए -2 व्यंजक m स्क्वायर -5m प्लस k का गुणनखंड है? तो देखो गुणनखंड है तो शेष क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। तो देखो हमारा बहुपद है Pm बराबर है m स्क्वायर -5m प्लस k। ठीक, तो पूछ रहा है, बोल रहा है k के किस मान के लिए? इसका गुणनखंड कौन है? m-2 है। इसका गुणनखंड क्या है? m-2। ध्यान दीजिए, जैसे 12 का गुणनखंड 3 है, 12 का गुणनखंड कितना है? 3 है। तो 12 में 3 का भाग देंगे क्या आएगा? शेष शून्य आएगा कि नहीं? उसी तरीके से इसका गुणनखंड यह है, इसमें इसका भाग देंगे तो शेष पर क्या आएगा? शून्य ना। तो शेष निकालने क्या तरीका है कि m के स्थान पे 2 रख दो, m के स्थान पे 2 रख दो, 2 स्क्वायर 5 गुणे 2, शेष ऐसे ही निकलता है। जिससे भाग देना होता है उसी में से चर का मान निकाल कर इधर रख दो, जो आएगा वही शेष होता है। प्लस के यहाँ 0 लिखेंगे, 4 - 10 प्लस के 0 6 प्लस के 6 बराबर के बराबर 6। ऑप्शन इसमें जो है बी सही है, बी। देखिए ध्यान से 19 नंबर का प्रश्न है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ निकालिए। ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इसका सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर 1 बटा विक्रय मूल्य, मतलब कि 1 बटा x 1 बटा y माइनस 1 बटा x नीचे 1 बटा x गुणे 100। इसमें x क्या होता है? वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य वाला वस्तु, क्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। y बराबर क्या आता है? विक्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या। अगर यही ऋणात्मक उत्तर आ जाएगा तो हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि। इसको सरल करके हम लोग और अच्छा सूत्र बना सकते हैं, x माइनस वाई बटे वाई अपान 1 अपान x गुणे 100। कितना हो जाएगा? ये बाहर चला जाएगा, हो जाएगा x बटा वाई गुणे x माइनस वाई गुणे 100। ध्यान दीजिए, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने का यही सूत्र है। अगर यह राशि धनात्मक आ गई तो लाभ होगा और ऋणात्मक आ गई तो हानि। चलो हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे? x के स्थान पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4 बटे 3, 4 माइनस 3 गुणे 100। ये सूत्र याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया सूत्र है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो 400 हो गया है और 4 से निकला 1 बटे 3। यहाँ पे एलसीएम भी एक्स वाई हो गया है, एक्स वाई हो गया तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया तो एक्स ना, एक्स कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या सूत्र हमारा बन जाएगा? थोड़ा देखो, प्रतिशत लाभ बराबर हो गया x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100। ये बहुत बढ़िया सूत्र है, इसको याद करना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसको याद कर लो। x के स्थान 4 बटे 3 गुणे 100, 1 बटा 3 गुणे 100 कितना हो गया? 33 सही, 1 बटे 3 प्रतिशत लाभ। अगर यही ऋणात्मक आ जाएगा तो हानि। ठीक है। अब देखो इस सूत्र का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे?
जब x वस्तुओं का क्रयमूल्य y वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर होगा तब प्रतिशत लाभ निकालने का ये वाला सूत्र है। बहुत अच्छा है, x माइनस वाई बटे वाई बटे सब। इसका ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 20, √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस √ ऐसे अनंत का मान है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? 20 नंबर प्रश्न में ध्यान रखिए। 72 माइनस 72 ऐसे, फिर माइनस 72, फिर माइनस 72 ऐसे अनंत तक आएगा। कहाँ तक आएगा? अनंत का मान पूछा है। देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें से एक 172 निकाल लेंगे और इस पूरे को x मानेंगे। पहले इतना बड़ा x मान लिए। क्या मान लिए? बहुत अच्छा है, पहले समझो। ट्रिक्स तो बहुत बढ़िया है ये। इस तरीके के सवाल, इस पूरे को हम क्या मान लिए? x। क्या मान लिए? x। अब क्या करना है, जैसे अनंत में से अगर एक तो हम निकालें कुछ भी तो वह कितना बचेगा? तो अनंत ही बचेगा। क्या बचेगा? फिर से समझो। जैसे अनंत है, क्या है? अनंत। अनंत में से एक निकाल लिए तो क्या बचेगा? अनंत ही बचेगा। क्या बचेगा? अनंत। और अनंत को हम लोग क्या माने? x। तो अनंत में से 72 निकाल लिए तो जो इधर वाला भाग बचा है वो किसके बराबर होगा? x के ही बराबर होगा। फिर से समझो क्यों होगा। ये पूरा का मान कितना है? x। सही बात है। इसको हम ऐसे तोप लिए, मतलब दाब लिए। ये वाला जो भी पूरा भाग है वो किसके बराबर होगा? x के। होगा कि नहीं? तो 72 को ऐसे ही लिख लिए और ये वाला पूरा भाग किसके बराबर है? x के होगा। अब ऐसा विकल्प, अब इतना करने के बाद विकल्प पे चले जाओ। विकल्प का मान दोनों तरफ रखिए। जो बराबर होगा, जो विकल्प दोनों पक्षों को बराबर करेगा वही आंसर होगा। तो विकल्प से जाएंगे तो x का मान 8 आएगा। कितना आएगा? 8। विकल्प 1 सही है इसका। विकल्प 1, हाँ 1 सही है। इसमें 8 रखेंगे कितना हो जाएगा? 72 माइनस 8 बराबर 8, 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8। ठीक है, प्लस माइनस 8 आएगा। प्लस 8 भी आ सकता है और नहीं, प्लस 8 आएगा। सिर्फ प्लस 8 आएगा, माइनस नहीं। तो इसका आंसर 8 होगा। और कैसे हम लोग कर सकते हैं? ध्यान से देखिए। ये तो 8 आ गया। अगर इसको पूरा लगाना है तो कैसे लगाएंगे? इसका वर्ग कर देंगे। तो 72 माइनस x बराबर x स्क्वायर, सबको उधर भेजेंगे। 0/x² प्लस x माइनस 72। इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो 9 और 8 आएगा। 9 और 8 समझ में आया? तो 9 और 8 का जोड़ा बनेगा तो उत्तर आएगा x बराबर -9 और x बराबर 8। 2 उत्तर आएंगे। तो आप विकल्प मैच करेंगे, जो आएगा, जो लिखा रहेगा वही हो जाएगा। विकल्प से जो मैच करेगा वही आंसर होगा। ठीक, जो है ए सही होगा 8। हाँ देखिए अगला प्रश्न है, x अक्ष के समांतर रेखा जो x अक्ष से b दूरी पर है, समीकरण है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण मतलब हमें क्या, 21 नंबर प्रश्न है। x अक्ष के समांतर रेखा जो x अक्ष से b दूरी पर है, समीकरण है के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर होता है 40। क्या होता है? 40। तो y बराबर हो जाएगा b। और y x के समांतर कहेगा x बराबर भुज होता है। x बराबर भुज। जब y x के समांतर रेखा का समीकरण कहेगा तो x बराबर भुज, और x अक्ष के समांतर कहेगा तो y बराबर 40। इसका ऑप्शन है डी। प्रश्न है, बहुपद px एवं qx के लस एवं मस 56 कोष्ठक घाते 4 प्लस x एवं 4 कोष्ठक x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। तो px बराबर 28 कोष्ठक घाते 3। तो qx का मान, तो देखिए ध्यान से, qx होता है, इसका सूत्र पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर होता है लस गुणे मस। ये सूत्र होता है। ठीक है, तो पहला व्यंजक px है और गुणे दूसरा है qx।
प्लस कितना है, प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया है 56 कोष्टक में x घाते 4 प्लस x अगुड़े मौस दिया है 4 कोष्टक में x स्क्वायर x प्लस 1। और px का मान भी दिया है, किसका मान दिया है, px। तो px पूछा है, px रहा 56, x का मान ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x घाते 3 प्लस 1 पूरे 4 x स्क्वायर x प्लस 1, नीचे हो जाएगा px का मान दिया है कितना है 28 कोष्टक में x घाते 3 प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, यह इसी कैंसिल 28 गुना 56 चौका 8x कोष्टक में x स्क्वायर x प्लस 1। तो qx का मान है 8x कोष्टक में x स्क्वायर x प्लस 1। ये विकल्प सही है इसमें डी। यदि x बराबर 2 घाते बटा 3, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यदि x बराबर 2 घाते बटा 3 प्लस 2 घाते 2 बटा 3 प्लस 2, तब x घाते 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान है। इसको देखो हम लोग कैसे लगाएंगे हल। x बराबर दिया है 2 घाते बटा 3 प्लस 2 घाते 2 बटे 3 और प्लस 2, ठीक है, x का मान है। तो हमें पूछा है x घाते 3 6x स्क्वायर प्लस 6x, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड दे देंगे, x माइनस 2 बराबर 2 घाते बटे 3 प्लस 2 घाते 2 बटे 3। अब हमें घाते 3 में पूछा है आंसर, मतलब x घाते 3 ऋण 6x स्क्वायर धन 6x, इसका मान पूछा है। तब यहाँ पे घात 3 हमें चाहिए, तब क्या करेंगे, दोनों पक्षों घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर हो जाएगा x माइनस 2 घाते 3 करने पर 2 घाते बटा 3 धन 2 घाते 2 बटा 3 घाते 3 x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3x 2 x माइनस 2, ये क्या हो गया, 2 घाते बटे 3 घाते 3 2 घाते 2 बटे 3 घाते 3 प्लस 3 2 घाते बटा 3 2 घाते 2 बटे 3 2 घाते बटे 3 प्लस 2 घाते 2 बटे 3। अब क्या होगा, x घाते 3 ऋण 8 और ऋण 6x, यहाँ x ऋण 2, यहाँ हो जाएगा 3 से पड़ेगा 3 से 2 और 2 दूना 4 धन 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब गुणा में घात जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ेंगे। इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, अब इसको इसके स्थान पर हम लोग x ऋण 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x ऋण 2, ये इधर आ जाएगा x ऋण 2। चलो सरल करो, x घाते 3 ऋण 8 ऋण 6x स्क्वायर धन 12x बराबर 4 दूनी 6 धन 3 गुणे ये 2 घाते कितना 2 3 बटे 3 2 बचेगा, यहाँ x ऋण 2। और सरल करो, 3 ऋण 8 ऋण 6x स्क्वायर धन 12x, ठीक, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 6x माइनस 12। देखो क्या क्या होगा, x घाते 3 ऐसे हो गया ये ना, और ये हो जाएगा 6x है, इस साइड आएगा, पहले ये वाला लिख लो, ऋण 6x स्क्वायर, यह हो गया, यह हो गया, 12x में से 6x निकालेंगे, ऋण 6x धन 6x, यह भी हो गया, यह भी हो गया। अब बचा क्या, अंक वाला, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, -6, यह उधर जाएगा धन 8, इसका मान कितना आया, 2, कितना आया, 2। ऑप्शन इसमें कौन सा है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी।
आलू के दाम में 25%, आलू के दाम 25% घट जाने पर एक व्यक्ति ₹360 में 7 सही बटा 2 किग्रा आलू अधिक खरीदता है। आलू का वास्तविक मूल्य है, आलू का वास्तविक मूल्य पूछा है, ठीक है। और 25% घट जाने पर 360 रुपया में साढ़े सात किग्रा आलू जो है ज्यादा खरीद लेता है। देखिए ध्यान से, माना पहले 360 रुपए में y किग्रा आलू मिलता था, ठीक। जब दाम में कमी नहीं आ रहा तब कितना मिल रहा हो, 1 किग्रा आलू का मूल्य कितना है, 360 बटे 22, ठीक। नया मूल्य कितना हो गया, नया मूल्य हो गया 360 बटे वाई और 25% घट गया, 25% घट गया मतलब का 75 बटा 100। ध्यान रहे, कौन चीज 25% घट गया तो कर मूल्य कितना आएगा 75%। 75% इतने 75%, 3 बटे 4, 4 9 36, 270 बटे वाई। अब 270 बटे वाई रुपए में मिलता है बराबर 1 किलो आलू। 270 बटे वाई रुपए में मिलता है बराबर 1 किलो आलू। तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, 1 बटा 270 बटा वाई, वाई बटे 270 हो जाएगा। 360 रुपए में कितना मिलेगा, तो वाई बटे 270 गुणे 360, ये कट गया और ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27, 4 वाई बटे 3। देखो ध्यान से, पहले 360 रुपया में वाई किलो आलू मिला, अब 360 रुपया में कितना किलो आलू मिला, 4 वाई बटे 3। इन दोनों में किलो का अंतर कितना है, 7.5। कैसे ये वाला 7.5 किलो ज्यादा है, किससे, इससे। पहले 360 रुपया वाई किलो मिलता था, अब 360 रुपया में 4 वाई बटे 3 किलो मिल रहा है। अब यह कितना ज्यादा है, 7.5 किलो। कितना ज्यादा है, 7.5 किलो। अब 4 वाई बटे 3 किलो आलू माइनस वाई किलो आलू बराबर कितने का अंतर है, 7.5 किलो। तो 4 वाई माइनस 3 वाई बटे 3 बराबर 15 बटे 2 हो गया। वाई बटे 3 बराबर 15 बटे 2, 2 वाई हो जाएगा, वाई बराबर 45 बटे 2, 22.5, 45 बटे 2। वाई का मान कितना है, 45 बटे 2 किग्रा। वाई का मान है 45 बटे 2 किग्रा। अच्छा, प्रश्न पूछा है आलू का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य क्या है, ये वाला है। वास्तविक मूल्य निकालना है तो हो जाएगा 360 बटे वाई, और वाई का मान कितना है, 45 बटे 2। 360 बटे 45 बटे 2, 360 गुणे 2 बटे 45 कितना है, 45 गुना 90 चौका 9 9 चौ 36, 60 बार में कटेगा, 8 गुना 16 रुपया प्रति किलोग्राम। आलू का वास्तविक मूल्य कितना है, 16 रुपया प्रति किलोग्राम। फिर से समझ लो, 360 रुपया वाई किलो आलू, 1 किलो आलू मूल्य 360 रुपये वाई, सही है। नया मूल्य कितना हो गया, जो पहले का मूल्य था उसका 25% घट गया, इसका मतलब 75% बचा है, इसका 75% निकाल लिया गया। इतने में 1 किलो आलू मिलता है तो 360 रुपये में कितना मिलेगा, 4 वाई बटे 3। पहले 360 वाई किलो, अब 360 में 4 वाई बटे 3 किलो। दोनों का अंतर 7.5 किलो बराबर है, वाई बराबर 45 बटे 3। हमें आलू का भाव निकालना है, तो आलू का भाव 360 बटे वाई है, वाई के मान 1 रख देंगे, 360 बटे 45 बटे 3, 16 रुपया प्रति किलो।
ऑप्शन इसमें ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तथा लंब यक्ष अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, तब इस रेखा का समीकरण होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई रेखा है उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दिया हो, यह रेखा है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, क्या है, पी दिया हुआ है, और कह रहा है जो लंब डाला गया है ये लंब है, यह रेखा है, यह मूल बिंदु है, यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, ठीक है। तो मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला गया है ओ एम, ठीक, उस लंब की लंबाई पी है। अब कह रहे लंब का एक्स अक्ष से झुकाव, ये लंब हो गया, तो लंब का ये वाई अक्ष से झुकाव है, यहाँ कोण जो बनेगा लंब का एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा है, तब रेखा का समीकरण होगा। ध्यान देखो, देखो हमें यह पता रहेगा और समीकरण निकलेगा इसका ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, यह होगा। ऑप्शन ए सही है।